अच्छा जी, बट आज हम आए कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए चीजें जो वो पूछ सकता है रिस्क के सवाल में। बस 1 मिनट दीजिएगा। रिपोर्ट टॉपिक बिल्कुल करवाऊंगा, रिपोर्ट भी करवाऊंगा। हाँ भाई, पहले एक चीज बता दें आप लोग, जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें 3 एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ है। किसी ने वो देखने की जहमत की, सॉल्व करने की कोशिश की? अगर की तो क्या हो गई वो कोशिश कामयाब? बता दें जल्दी से। कोई ऐसा हमारा भाई या बहन जिसने वो कोशिश की हो हल्की सी? ओके जी, पहली क्लास है आपकी आज। अब जिनकी दूसरी तीसरी क्लास है उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा मेरे ख्याल से, तो हम लोग इक्वल हैं। अच्छा जी सर, प्लीज सुनिएगा। कितने लोगों ने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट पढ़ा हुआ है? हाँ, इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना है नहीं करना, ये किया हुआ है ना। अच्छा जी, मैं हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दूं। हर आइजा का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, सही है जी। मैं जब कहता हूं कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट का आइजा आया, तो वो वजूद में इसलिए आया, पहले तो आप ये देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है आइजा का? नहीं, गलत। नहीं, गलत गलत कह रहे हो जानिए। ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है ये, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, ये अलग चीज है। गलत 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 गलत। ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहा, मैं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जवले नहीं मारो, बहुत अच्छी तैयारी है तुम लोगों की, इधर देख लो। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, प्लीज सुनिएगा। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का आयजा जो वजूद में आया, वो इसलिए आया, सबसे पहले वो देखता बोलता है कि आप असेस करें कि क्या जो आपका इंटरनल ऑडिटर है, क्या वो इतना केपेबल, क्या उसका आप काम यूज कर सकते हो, पहली तो चीज ही है। याद आ रही है? ये होता है ऑब्जेक्टिव। तुम लोग पता नहीं कोई कंट्रोल पे चला गया, कोई टाइम सेविंग पे चला गया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? इस आयजा का आने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले वो सिखाता है, बोलता है ये है कि भाई आप देखें कि क्या आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हैं। पहले तो चीज बोलता है अगर यूज करना चाहते हो, सही है, तो फिर देखो क्या वो इंडिपेंडेंट है फंक्शन या नहीं है, क्या वो इतना केपेबल है या नहीं है, क्या उसके पास इतनी एक्सपर्टीज क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ये सारे उसके प्रोसीजर्स हैं। याद आ रहा है बात? फिर बोलता है कि जब यूज करते हो तो फिर उसके काम को रिव्यू भी करते हो और देखते हो कि क्या वो किसी काम का है या नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर आप ये रिस्क में क्यों करा रहे हैं? भाई रिस्क में भी तो आ सकता है, सवाल में लिख के देगा आपको। सुनिएगा मेरी बात, सवाल में आपको लिख के देगा कि जो आपका ऑडिटर है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया और उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर क्वार्टरली बेसिस पे कोई ऑडिट कर रहा होता है अपने हिसाब से, उसके अपने हिसाब से। आप चाह ये रहे हैं कि आप उसका काम यूज करें। बात समझ आ रही है? ये कहानी देगा, वो कहेगा ये कि भाई आप ये चाह रहे हैं कि आप उसका काम यूज करें, तो भाई आप तो साइलेंट हो गए, इसमें रिस्क क्या है? हाँ जी, वेरी गुड। तो आपको ये रिस्क लिखना है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी इंटेंशन ये है कि वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाह रहा है, ऐसा ही है भाई। और इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाह रहा है तो ऐसा तो नहीं, सुनिएगा मेरी डायरेक्शन क्या है।
क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा हूं वो अप्रोप्रिएट ना हो, वो बंदे इंडिपेंडेंट नहीं है? और सुनो मेरी बात, जब इंटरनल ऑडिटर का काम आप यूज करोगे, लेट से इंटरनल ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्टिंग की हुई है, आप उसका काम यूज करने वाले हो, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू प्लेस रिलायंस ऑन कंट्रोल्स। ऐसा है? आप उसके काम को यूज करके क्या बोलोगे, उसके काम को देख के बोलोगे हाँ भाई मैं कंट्रोल पर रिलाय कर रहा हूं, जबकि असल में वो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। ये कंट्रोल रिस्क था ना? क्या कंट्रोल रिस्क था ये वाला? याद आ रही है बात? कंट्रोल के चैप्टर में पढ़ा भाई, कंट्रोल रिस्क यही तो है। सुनो मेरी बात, मैंने बताया भी था तुम्हें उस वक्त, कंट्रोल रिस्क यही तो है कि भाई जब तुमने सैम्पलिंग रिस्क भी तुम्हें इससे कनेक्ट किया था मैंने, सैम्पलिंग रिस्क याद करो कि तुमने सैंपल बेसिस पे देखा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं जबकि असल में ऑपरेट नहीं हो रहे थे। तो भाई जब ऐसा सवाल आता है और आपको ये लिख के दे कि भाई मैं बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट का काम यूज करने लगा हूं, तो रिस्क ये है कि वो काम अप्रोप्रिएटली परफॉर्म ना हुआ हुआ। चलो ये तो रिस्क आ गया, इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे? यहां फंसोगे तुम लोग जो कहते हो ना रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस, तो ये किसी आयजा से उठ के आया है, वही जो इंटरनल ऑडिटर का आयजा है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, वहां पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं इसके। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में सबसे पहले वो क्या कहता है कि आप देखो कि जो काम आप यूज करने जा रहे हो क्या वो आपके किसी काम का है या नहीं है। पहली चीज, याद आ रही होगी तुम्हें बात? आ रही है नहीं आ रही याद? वो कहता है, सुनो मेरी बात, सुनने तुम्हें स्पेसिफिकली बताया होगा, वो कहता है ये कि अगर आप इंटरनल ऑडिट का काम यूज करने जा रहे हो, वो देखो पहले आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। फिर एक और चीज याद दिलाऊं, सुनो, ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत बाद में आती है। फिर वो आपको कहता है कि देखो कि इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्लेस है कि जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी तो इम्पेयर नहीं हो जाएगी। ऐसा है? याद आ रहा है? ये सारी चीजें थी। अच्छा, जब आपने ये सारी चीजें इवेल्युएट कर ली, फिर आप देखते हो कि क्या वहां के बंदे कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो फिर जब कॉम्पिटेंस भी देख लेते हो फिर उनके काम को रिव्यू भी करते हो। ये सारे रिस्पॉन्सेज जो आपको यहाँ लिखने थे। सही है जी? अब मैं जरा रीपरफॉर्म भी करते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, मैं मुझे एक बात बताओ, ये तो स्पेसिफिक आयजा तो नहीं आया, एक सवाल नहीं आया ना, ये रिस्क में छुपा के दे देगा, तो तुम्हें ये पिक करना आना चाहिए। क्लियर है जी? हाँ भाई, सवाल ये है, यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ स्पीडी लिमिटेड। SL is a retailer of sports shoes and apparels with a large network of stores across the country and 4 warehouses. You have been provided with the following information. SL has an internal audit department, सुनिएगा, which undertake control testing across the network of stores. Each store is visited at least once every 18 months. Audit manager has discussed with the finance director that the external audit team may rely on the control testing which is undertaken by internal audit. देखो यहीं से तो पिक करना था सवाल। मैं काम क्या कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन में, तुम्हारा पिक अच्छा कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें सवाल रीड करके समझ आए कहाँ से सवाल आया है। अब इसमें इसने तुम्हें ये तो नहीं लिख के दिया कि भाई इस आयजा 610 या 620 के तहत इसका आंसर दो, उसने ये लिख के दिया है? या उसने बोला रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्पॉन्ड करो? तो देखो यहाँ से ये रिस्क निकलता है। जैसे तुम्हें लास्ट क्लास में कुछ अमेजिंग बातें देखी होंगी, रेशियोज निकाल के एडवर्स की रेशियो बन रहे थे, था नहीं था? चलिए जी, एडवर्स की रेशियो के अलावा हमने देखा था कंपनी लिस्टिंग की तरफ जाएगी तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर था। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी, और याद तब होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। चलिए जी, इसके बाद ड्यूरिंग मीटिंग, पहला रिस्क समझ आता है? पहले ऑनलाइन वालों आप भी बता दो, आप लोग भी पहला रिस्क पिक हो गया कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट से आया ये। और वहां पे आपको क्या रिस्क होता है कि भाई जिसका मैं काम यूज कर रहा हूं हो सकता है वो एडिक्वेट ना हो, और हो सकता है वो बंदा इंडिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल, वेरी गुड जी। इसके बाद सर, ड्यूरिंग द मीटिंग द फाइनेंस डायरेक्टर प्रोवाइडेड सम फोरकास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर की प्रोजेक्शंस दी हैं उसने। रेवेन्यू फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 3% एज कंपेयर टू द प्रायर ईयर। फोकस करना है इस बात पे। द ग्रॉस मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 56 to 60%। मैं खाली आपका एक माइंड का फ्रेमवर्क बना रहा हूं। पहला सवाल मैं रीड करके से डिस्कस करूंगा, पहले सुनो मेरी बात। वो बोल रहे सेल बढ़ेगी 3% से, आपके जीपी मार्जिन कोई 4% से बढ़ेंगे।
जीपी मार्जिन का पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, हाँ या नहीं? अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स का मतलब तुम्हें पता भी होगा, वापस से बता देता हूँ। जीपी डिवाइड बाय सेल्स का मतलब ये है, सेल अगर 100% है तो उसमें 56% का मेरा प्रॉफिट है और 44% की कॉस्ट है। बात समझ आ रही है? हाँ भाई ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो, जिंदा लाश नहीं बनना है तुम लोगों के लिए ही है। क्या ये बात समझ आ रही है कि वो कहना ये चाह रहा है कि पिछले साल 56% का मेरा मार्जिन था? मार्जिन का मतलब ये है कि 56% की मेरी कमाई है, 100 रुपए की सेल है, 56 में कमाता हूँ, 44 की कॉस्ट है मेरी। इस साल क्या हो जाएगा, 60 रुपए कमाऊंगा, 40 की कॉस्ट है। यानी सर इसको अगर मैं असेस करूं तो इसको असेस करते हुए मुझे ये लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में मेरी कॉस्ट कम हो रही है या नहीं है? सोचो जरा, क्या मेरी सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती हुई दिखती है? मार्जिन बढ़ा तो भाई कॉस्ट कम हो रही है ना। चलें जी, इसके बाद, और हो सकता है सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हुई हो, वट एवर द केसेस। इसके बाद, एंड द ऑपरेटिंग मार्जिन इज प्रिडिक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 21 टू 18%। 21 और 18% का डिफरेंस कितना है? 3%। ऊपर, वेरी गुड, यहां से रिस्क निकलता है मिस क्लासिफिकेशन का। समझो एक बात भाई, ऐसा अच्छा भाई, मैं अगर तुम्हें टेक्निकली बात कहूं प्लीज सुनना। टेक्निक ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब ऑपरेशन के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर क्या ऑन द फेस ऑफ इट आपको ये लग रहा है कि क्लासिफिकेशन का रिस्क हो सकता है? अच्छा, ऊपर प्रॉफिट बढ़ रहा है, नीचे प्रॉफिट कम हो रहा है और तकरीबन सेम परसेंटेज से हो रहा है, तो दैट मीन्स कि क्या यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क है, हाँ या नहीं? अच्छा जी, अगर क्लासिफिकेशन का रिस्क है तो आप जाहिर सी बात है काम भी ज्यादा करोगे। क्लियर है जी? वैसे डिस्कशन के तौर पे आगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे इसमें क्या रिस्क है। द कंपनी डज नॉट अंडरटेक अ फुल ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। पहली बात सुनो, कंपनी फुल ईयर एंड पे काउंट नहीं करती, मेरे ख्याल से होना चाहिए। आगे, एंड इंस्टेड अंडरटेक monthly perpetual inventory counts, each of which covers 1/12 of all lines in stores and the warehouses। वो बोल रहा है पूरा वेयरहाउस में जितना भी माल पड़ा हो उसका 1/12 वेरीफाई होता है, यानी 100% वेरीफाई नहीं होता। आगे देखते हैं। As a part of the interim audit which was completed during half year, and an audit junior attended a perpetual inventory count at one of the warehouses and noted that there were a large number of exceptions where the inventory records showed a higher quantity than the physical inventory which was present in the warehouse। वो कह रहा है आपके रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री ज्यादा थी जबकि वो फिजिकली मौजूद नहीं थी। When discussing these exceptions with the financial controller, the audit junior was informed that this had been a recurring issue। वो बोल रहा भाई हमारे पास तो ये हमेशा होता रहता है। सही जी, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। क्या रिस्क है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का रिस्क है। दूसरा, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट का मसला है? हाँ जी। चलो इसके ऊपर फिर रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए? वेरी गुड, पहला रिस्पॉन्स पता लग गया कि साल के आखिर में इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए। एक में सुनो, वेरी गुड, इनका इसने सही चीज पिक की है। पहली चीज कि एक तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए, ऐसा ही है। दूसरा, और दूसरी चीज, हमने कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री काउंट भी इंश्योर करने होंगे, और शीट में क्वांटिटी नहीं लिखी हुई हो। वेरी गुड, ये सारे प्रोसीजर तो यहाँ चिपकाने थे। अब देखो जैसे सवाल आता है वैसे उड़ के आता है वो वहां से। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों आपको समझ आ रही है बात? जल्दी बता दें। ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, क्या जब मैं स्टॉक काउंट करूंगा तो उसकी एक्सटेंड कम रखूंगा या ज्यादा? ज्यादा रखूंगा, क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग इशू है। ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर, इसके बाद, during the year internal audit perform a review of non-current assets physically present in around 1/3 of the company's stores। कंपनी के जितने भी स्टोर्स हैं वहां पे 1/3 स्टोर्स पे हमने काम किया हुआ है। a number of assets which had not been fully depreciated were identified as obsolete by this review। हाँ जी,
हसन अहमद रजा ने जवाब दे दिया। हाँ जी, क्या भाई? वो कह रहा है कि मैं इम्पेयरमेंट का मसला है। वेरी गुड, मसला ही इम्पेयरमेंट का है। इम्पेयरमेंट का मसला इसलिए, सुने मेरी बात, वो कह रहा है भाई कुछ एसेट्स ऐसे थे, सही है जी, जो फुली डेप्रिशिएटेबल भी नहीं थे, और मैंने जब उसको देखा तो वो ऑब्सोलीट थे। तो जाहिर सी बात है भाई, मैंने तो उसके ऊपर सीधी सी बात है इम्पेयरमेंट बुक करनी चाहिए, जो कि अब तक हुई भी नहीं होगी। क्या रिस्क है इम्पेयरमेंट का? therefore there is a risk that the impairment against asset might not have been recorded। ऐसा ही है भाई। चलिए जी, खाली वैसे ही ऑडिट रिस्क निकालने में खाली डिस्कस कर रहा हूं एक समा बांधने के लिए। ये चीज देख लो, एक्सटर्नल ऑडिट टीम में प्लेस रिलायंस ऑन द कंट्रोल टेस्टिंग, ऐसा ही है, वर्क अंडरटेकन बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, देयर इज अ रिस्क that reliance may be placed on irrelevant or poorly performed testing। क्या ये बात डिस्कस हुई थी कि हम इंटरनल ऑडिट का काम यूज करेंगे तो हो सकता है मैं उसके काम पर रिलाय करूं और वो काम भी रिलाय करने के लायक ना हो। इसके बाद then the external audit team may perform an incorrect conclusion on the operating effectiveness of internal control at asset। सीधी सी बात है, मैं उसके काम को यूज करके अगर ये कहूंगा कि कंट्रोल ऑपरेटिंगली इफेक्ट मतलब इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, तो क्या मैं फिर टीओडी कम करूंगा या ज्यादा? कम कर लूंगा, जबकि मुझे करने चाहिए थे ज्यादा। वेरी गुड जी। इसके बाद दिस कुड रिजल्ट इन देम परफॉर्मिंग इनसफिशिएंट लेवल ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सीधी सी बात है, मैं कम काम करूंगा, thereby increasing डिटेक्शन रिस्क। देखो सारी चीजें उससे लिंक थी, कंट्रोल को भी पिक किया। अब तुम देखो ना कहाँ सवाल कैसा बनाता है आईसीडब्ल्यू वाला, तुम खाली दिमाग देखो। उसने रिस्क में इसको डाला, फिर उसने बोला उसका काम यूज करूंगा तो इससे सैम्पलिंग को भी जोड़ दिया। सीधी सी बात है, जितना टीओसी पर रिलाय करूंगा उतने काम क्या करूंगा, कम करूंगा। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, समझ आ रही है बात? तो देखो यार, ऑडिट में सिर्फ ये नहीं है कि एक चैप्टर से उठ के आ जाएगा, मल्टीपल जगहों से उठ के आएगा, तुम्हें लिंकेज बनानी है उसकी। आ जाओ जी आगे। इसके ऊपर प्रोसीजर्स को बता सकते हैं क्या होगा, ऐसी उर्दू में बता दो, तुमको ड्राफ्ट भी कर लेना बाद में बोले। हाँ जी, रिस्क है कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम रिस्क एंड रिस्पॉन्स तो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जानी। ऑडिट टीम शैल इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस and relevant policies and procedures support the objectivity of the internal auditor। इसका क्या मतलब है? ये तुम लोगों ने किया होगा भंगियों। इस अंग्रेजी का मतलब यह है, प्लीज सुनिएगा, इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट की कैसी पोजीशन है। ऐसा तो नहीं है कोई उसको डोमिनेट करता हो, ऐसा है, ये किया हुआ होगा यार, ऐसा हो नहीं सकता कि ये नहीं किया। चलिए जी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक तो बायस है या नहीं है वो अलग बात है, दूसरा क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इसके बाद whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach including quality control। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच की है भंगियों ने, या 18 महीने में जाते हैं? 18 महीने में जाते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद auditor shall consider the nature and scope of work that has been performed by the internal audit function and its relevance for auditor। ऐसा नहीं है कि हर काम यूज कर लो, जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है वो यूज करना। इसके बाद evaluate and perform the audit procedures on the entirety of the work which they plan to use in order to determine its adequacy for the purpose of the audit। वो बोल रहा है कि भाई उसके काम को एक बार तमीज से क्या कर लेना, रिव्यू कर लेना, evaluate कर लेना। External audit team should meet the internal audit staff, read their reports and review the files relating to shore visit to ascertain the nature of work undertaken। In addition, रीपरफॉर्म सम ऑफ द टेस्टिंग कैरीड आउट बाय, जैसे हसनैन ने कहा था कि भाई हम उसके काम को कभी कभी क्या करेंगे, रीपरफॉर्म कर लेंगे, ये चेक करने के लिए कि वाकई उन चौसियों ने काम सही किया या नहीं किया। पहला रिस्क और उसका रिस्पॉन्स समझ आता है। कोई तुम्हें अगर बेवकूफ ये कहे ना कि ये रिस्क का सवाल, तो मैं बोलूंगा रिस्क का सवाल तो था, इसके साथ साथ ये इंटरनल ऑडिट को टच किया, इंटरनल ऑडिट के साथ साथ आपकी सैम्पलिंग को भी टच किया है। बात समझ आती है? और देखो ये इतना ब्रॉडर स्कोप होना चाहिए तुम्हारा सोचने का। तुम सोचो ना कि यार पूरा ऑडिट कैसे चलेगा, रिलाई करूंगा करूंगा तो ये होगा फिर ये होगा आखिर में, दैट्स इट। सही है जी। अब ये सवाल तुम्हारी आंखों से गुजारने का मकसद क्या है? सवाल देखोगे ना ऐसा फिर हो जाएगा। तुम लोगों ने अब तक किया क्या था, रेशो निकाल के चल भाई रेवेन्यू। तुम लोगों को तो एक ही चीज सिखाई है, मैं बताऊं दुनिया में हर जगह हर बच्चे को एक ही चीज सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? सुनना मेरी बात। कॉम्पिटिटर आएगा तो सेल लग गई, कॉम्पिटिटर आएगा तो पीपी गया, हाँ एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सचेंज रेट का मसला है, लोन आएगा तो डेट कोवेनेंट का मसला है। तो ये क्या हमारा बाप करेगा? ये इतनी चीज है।
सही है, तो यार जरा प्लीज विजिलेंट होकर चीजें देखनी है। एक रिस्क के अगेंस्ट कितने रिस्पॉन्स लिखने हैं? जितने होते हैं मोनिस, जितने होते हैं। मैंने इसमें से मैं तुमसे पूछता हूँ हल्फिया, बताओ इस पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स में से क्या मैंने अपने दिमाग से कुछ लिखा है या आयजा में लिखे हैं? या आयजा के स्पेसिफिक है? तुमने जो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट किया होगा उसमें स्पेसिफिकली लिखे हुए, चाहो तो जाके अपनी बुकलेट देख सकते हो, उसमें स्पेसिफिकली लिखे हुए, यही लिखे हुए, इससे ज्यादा नहीं है, यही लिखे हुए। देखो यार, याद करना भी लाजमी है, और फिर मैं फिर कहता हूँ याद करने के साथ साथ उसको अप्लाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे। चले आगे लेके उसको, चलिए जी सर। The movement in gross margin is significant and inconsistent with the fall in operating margin। बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा ही है। There is a risk that the cost may have been omitted or included in the operating expenses rather than cost of sales। Misclassification of expenses will result in understatement of cost of sales and overstatement of operating expenses। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई आप उसको रिक्लासिफाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा, प्रेजेंटेशन का मसला है। प्रोसीजर, इसके बाद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस शुड बी रिव्यूड इन कंपैरिजन टू द प्रायर ईयर। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस साल को कंपेयर कर लोगे। भाई आपको अगर एक चीज देखनी है रीजनेबल है या नहीं है, तो पिछले डेटा उठाओगे ना कि पहले कितने परसेंट होती थी, अब कितने परसेंट है। चलें जी, इसके बाद if there are any inconsistencies investigated, discuss the same with the management। हाँ भाई, रिस्क फैक्टर, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस अंडर सच सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। प्लीज सुनिए, ये इन्वेंट्री काउंट की बात हो रही है, वो मार्जिन की बात हो रही थी नीचे। पिछले साल डेबिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग में बिल्कुल ऐसा ही आसान है मुंतजा। इसके बाद अंडर सच सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री काउंट, आप लोगों ने क्या कहा था कि पूरे साल में होना चाहिए, पर वो तो प्रोसीजर रिकमेंडेशन है ना, देखते हैं क्या होता है। अंडर सच अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री काउंट all inventory must be counted at least once a year with adjustment made to the inventory records on a timely basis। Inventory could be under or overstated if the perpetual inventory counts are not all completed, such that some inventory lines are not counted in the year। Obvious सी बात है, बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्री होगी जो काउंट होने से रह गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे फाइनेंशियल्स में जो फिगर आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, वो तो काउंटेड होती है ना। अगर मेरा क्लोजिंग गलत आया तो मैं आपसे पूछता हूँ, जीपी भी गलत आएगा, सीओजीएस भी गलत आएगी, तो क्या वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बड़ा चंक है मेरे फाइनेंशियल्स का? चलिए जी आगे, इसके बाद further during the interim audit significant exceptions were noted with the inventory records being higher than the inventory in the warehouse। यानी बोला हमारी शीट में ज्यादा थी, फिजिकली कम थी। as the year end quantities will be based on the record, this is likely to result in overstated inventory। ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद प्रोसीजर्स, पहला बताओ क्या होना चाहिए। The timetable of the perpetual inventory count should be reviewed and the control over the counts and adjustment to the cost should be tested। This should be discussed with the management as soon as possible. It is may not be possible to place reliance on the inventory records at the year end, which could result in the requirement for a full year inventory count, जो तुम लोगों ने बात कही। इसके बाद जी सर, रिस्क फैक्टर पीपी का क्या था? इम्पेयरमेंट, देख लेते हैं। There is an indication that the company's depreciation policy of non-current assets may not be appropriate, as depreciation in the past appears to have been understated। If an asset is obsolete, it should be written off to the statement of profit or loss। Therefore, depreciation may be understated and the profits and assets are overstated। भाई एक लॉजिकल बात है, एक एसेट अगर ऑब्सोलीट है तो उसको पूरा राइट ऑफ करने के लिए पूरा पूरा डेप्रिशिएट कर दोगे ना, जो कि अब तक हुआ नहीं है। तुम लोगों ने भी तकरीबन वही आंसर दिया था पर इम्पेयरमेंट के मत में। इम्पेयर करो या डेप्रिसिएशन बुक करो, बात तो एक ही है, क्लियर है। इसके बाद डिस्कस द डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर नॉन करंट एसेट विद द फाइनेंस डायरेक्टर। इंक्वायर ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर if the obsolete assets have been written or so review the adjustment for the completeness। recalculate depreciation expense for सैंपल ऑफ एसेट्स, ताकि आपको पता लग जाए कि वाकई में उसके लिए रेट या लाइफ सही यूज हुई या नहीं हुई। मैं चल रहा हूं एक अगले सवाल पे, एक पिक करूंगा फैक्टर और तुम लोग बताओगे उसका, सही है।
पहले सोच लेना, मतलब हम लिखने में टाइम जाया नहीं करते, लिख तुम लेना, तुम्हें पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सही है, आ जाओ जी। You are the audit manager responsible for audit of Couple Limited for the year ended June 30, 2019. Year ended June 30, 2019. KL is a renowned brand in clothing industry. KL operates 52 outlets in all over Pakistan and all over the country. You have been provided with the following information. अभी information आ रही है. Company launched a significant TV advertising campaign in Feb 2019 in order to increase the revenue. Advertising campaign चलाई है उसने. The directors have indicated that the year-end current assets of rupees 160 million will be recognized, as they believe that the advertisement will help to boost the future sales in next 12 months. The last advertisement will be shown on TV in early June 2019. क्या रिस्क है? ये लोग तो कहाँ भाई? तकलाइन नहीं, सेल तो ऑब्वियसली मार्केटिंग के बाद ही बूस्ट होगी ना, उसका मसला नहीं है। अच्छा, यानी नसरत ने और मोनिस ने और हसान ने और आप लोगों ने सही बताया कि हाँ, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, उसने जानबूझ के इसको कैपिटलाइज किया था, जबकि होना, यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं समझ रहा हूं, कि इसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत की हुई है। अच्छा, तो चलो ये भी मैं बात एग्री कर ली है। रिस्पॉन्सेस बताओ, क्या मैनेजमेंट से डिस्कस करूं कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपने क्यों इसको कैपिटलाइज किया है? वेरी गुड, ये वाली अंग्रेजी के भाई रीजनेबल बेसिस बता दो, किस बेसिस पे आपने इसको कैपिटलाइज किया। दूसरा प्रोसीजर बताओ। बेसिस तो पूछ ली, फिर अमाउंट भी तो वेरीफाई करूंगा। हाँ जी, तो अमाउंट अगर वेरीफाई करने जाऊंगा तो क्या वेरीफाई द अमाउंट फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई कर सकता हूं। वेरी गुड जी। इसके बाद अगर मैनेजमेंट ने ये गलत बताया हुआ है तो क्या मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सही कर ले। अगर नहीं मानता तो दो चार्ज गवर्नेंस है, सीधे सीधे प्रोसीजर है। अब एटलीस्ट मेरे ख्याल से थोड़ी पटरी ट्रैक पे आ रही है। सही है जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो उस पर। चलें जी सर, वेरी गुड जी। सब यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, तुम लोग भी यही बोल रहे हो। अगले प्रश्न पे चल रहा हूं मैं, देख लेते हैं कि तुम क्या निकालते हो उसमें। प्लीज ये सही बताना। KL is planning to expand the company by opening 3 new outlets during August 2019, and in order to finance this in April 2019, यानी ईयर एंड से पहले, company obtained a bank loan of rupees 60 million. This is repayable in arrears over 5 years in quarterly installments. बोल ये रहा है इन प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेंशन। अच्छा, मैं लोन की बात बोल के रुक जाऊं तब भी रिस्क है। डेट कोवेनेंट्स का, वेरी गुड, इंटरेस्ट के रिकॉर्ड होने का, ऐसा ही है, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपको IS1 क्या कहता है, वो कंपनीज एक्ट, क्या आप सिक्योरिटी की डिटेल्स भी दोगे। वेरी गुड, क्लासिफिकेशन भी होनी चाहिए करंट और नॉन करंट में। भाई ये सारे रिस्क हैं, और फिर इसी को तो रिस्पॉन्ड करना है कि मैं रिकैलकुलेशन कर लूंगा किसकी, इंटरेस्ट एक्सपेंस की। लोन की अमाउंट को वेरीफाई कर लूंगा कहां से, बैंक से और लोन एग्रीमेंट से। लोन के टर्म्स कहां से देखूंगा, लोन एग्रीमेंट से। करंट नॉन करंट की वापस से रिकैलकुलेशन कर लूंगा। भाई सीधा सीधा हिसाब किताब है यार। मेरे ख्याल से ऑनेस्टली बताओ, अब चीजें रिपीट होने लगी हैं, अब चीजें पिक होने लगी हैं। और वो मैं फिर रिपीट करता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक कहता रहा कि सवाल करो सवाल करो, पिक अच्छा होगा। अब वो हो रहा है। सही है जी, ये दूसरी क्लास है, इसके अंदर रिस्पॉन्सेस का लगाने की वजह ही है, और बातों बातों में तुम दूसरे स्टैंडर्ड्स को भी टच कर रहे हो, क्योंकि रिस्क में वो डालता जा रहा हूँ मैं। चलिए जी, आगे आगे देखते हैं क्या कहता है। दिस इज रीपेबल इन एरिया ओवर 5 years in quarterly installments. In preparation for the expansion, the company is looking to streamline the operations in the warehouse and is planning to make approximately 60 employees redundant after the year end. No decision has been made as to when this be announced, but it is likely to be in June. यानी बोल रहा है कि likely था कि ये जून में हो चुका होगा। ये कहीं से आया है सवाल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ। 1037 से आया है, बिल्कुल।
रीस्ट्रक्चरिंग से आया, वेरी गुड जी। रीस्ट्रक्चरिंग के कुछ स्टेप्स थे, कुछ कंडीशंस थी कि डिसीजन मस्ट हैव बीन कम्युनिकेटेड या इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी हो, विच एवर इज अर्लियर। ऐसा ही है, प्लान हो पूरा हमारे पास, तो सर ये प्लान तो है ही, तो क्या देयर इज अ रिस्क के अप्रोप्रिएट प्रोविजन ना बनाओ, क्या देयर इज अ रिस्क के अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ना गया हो, ये प्रोविजन का भी रिस्क आ गया, रिस्क आ गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लॉयर नहीं, गलत गलत, लॉयर नहीं है, लॉयर नहीं, हर जगह लॉयर नहीं लाते, इधर लॉयर नहीं है ये। इसके बाद आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे वेदर एनी अनाउंसमेंट हैव बीन मेड और नॉट, ऐसा ही है। अब आगे देखो, जब आपने ये सारी चीजें पूछ ली, सही है, अगर अनाउंसमेंट की गई है तो दैट मीन्स कि आपको फिर अप्रोप्रिएट क्या करवाना है, प्रोविजन बनवाना है। अच्छा, अगर अनाउंसमेंट नहीं की तो डिस्क्लोजर जाएगा, ऐसा ही है जी। वेरी गुड जी। सर ये सारी चीजें मैं बोलूंगा, रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज अगर यही हुए दैट मीन्स कि तुम ऑन पॉइंट हो, सही है जी। हमजा अदनान कह रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसको भेजूंगा, यानी गलत है ना, किसको भेजूंगा मैं। अच्छा जी, प्लीज इसको खाली रीड करें और मुझे बताएं। द कॉस्ट ऑफ रुपीज 160 million वर incurred an advertisement shown in the year and there is no basis for including them as a current asset. The cost should be recognized in operating expenses in the current year financial statement. These costs are not expense current assets and profit will be, ऑनेस्टली बताओ लिखते तो ऐसे ही कुछ करीब करीब लिखते हैं। चलिए जी, इसके बाद डिस्कस विद द मैनेजमेंट द रैशनल फॉर इंक्लूडिंग द एडवर्टाइजमेंट एज एन करंट एसेट। वाउच एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्रॉम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी बात हुई थी। रिव्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट टू कंफर्म दैट ऑल शो बिफोर 2019। भाई अगर एक्सपेंस, वरना तो प्रीपेड में आ जाता ना ये, अगर वो एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ है तो भाई हम ये भी इंश्योर कर लेंगे कि क्या सारी एडवर्टाइजमेंट 2019 से पहले चल चुकी हैं तो दैट मींस कि अब मेरा कोई प्रीपेड रहना नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द करंट एसेट एंड रिकॉर्ड द अमाउंट एज एक्सपेंस इन दी अकाउंट, मतलब ये वो मिस हुआ हुआ है। अच्छा जी, अगर अकाउंट वो नहीं मानती तो किससे डिस्कस करूंगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। अच्छा, बैंक लोन, loan of rupees 60 million was obtained in April 2019. The finance needs to be accounted for correctly with adequate disclosure made. The loan needs to be allocated between. Actually, failure to classify the loan correctly could result in misclassified liability. Also, there is a risk of breach of debt covenants. So also there is a risk of incorrect calculation of finance cost. ऐसा ही है। Confirm the loan amount from the loan agreement. सही है। Inspect board minutes for approval of loan. Ensure proper disclosure of securities held by the bank against loan have been included in the financials. Reperform company's calculation to confirm the split of loan incorrect between non-current and current liabilities and that the total financing proceeds were received. तुम सिर्फ इतना समझो, ये जो सवाल निकाले हैं ना, ये 3-3 पेज के सवालों के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आईसीडब्ल्यू की आदत। तुम्हें जब तुम मतलब ऑब्वियसली बड़े हो जाओगे, जब आगे फाइनल में तुम्हें बुक दूंगा एक आईसीडब्ल्यू की, तुम्हें लग पता जाएगा कि उसमें सवाल कैसे आते हैं। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि तुम्हारे लिए निकालो फिर उसको ड्राफ्ट भी करो। मतलब अगर सवाल निकाल लिया वो तो कनेक्टिविटी में होता है ना, कि वो तो किसी के साथ मिला हुआ है, फाइनेंशियल के एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो उसको निकाल के ऐसे प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर तुम्हारी तरफ से एक चीज होनी चाहिए भाई, खुदा के वास्ते घर जाके इनको लिखना लाजमी है। सही है जी, अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। इन एडिशन अ डिस्क्लोजर फॉर दिस लोन should be reviewed in detail to ensure compliance with the relevant accounting standard. ऐसा ही है जी। Also perform recalculation of finance cost. एक और रिस्क किसका, redundancy provision का। KL is planning to make approximately 60 employees redundant after the year end. The timing of this announcement has not yet been confirmed. If it is announced to the staff before the year end, then under IAS 37 a redundancy provision will be required at the year end as a constructive obligation will have been created. अच्छा जी, failure to provide an appropriate amount will result in understatement of provision and expenses. Procedures are discussed with management status of the redundancy announcement. If it is before year end, review supporting documentation to confirm the timing. Review the basis of redundancy provision, क्योंकि बगैर basis के कोई provision बनना नहीं चाहिए. Recalculate the redundancy provision. Clear है जी?
अब उम्मीद करता हूँ कि जो इसके बाद वाली चीज है वो भी तुमसे पिक होगी, इसमें मैंने कोई हेल्प नहीं करनी है। हाँ भाई, रोजी लिमिटेड, सितंबर 2019 इसका ईयर एंड है। engage in manufacturing of car tire and sell its product to wholesaler and retailer. You have been provided with the following information. हाँ भाई, सुकून से रीड करो, पहले मैं रीड भी नहीं कर रहा। हाँ जी, हम बात बता चुके हैं। पहले बताओ रिस्क कौन सा है, स्पेसिफिकली बात करते हैं। वेरी गुड। रिस्क ये है कि इन्होंने रेवेन्यू बुक कर लिया इंस्टेड ऑफ चार्जिंग रिफंड लायबिलिटी। ऐसा ही है, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ इतना बुक होना चाहिए जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि सेल हो जाएगी, और उसकी रिफंड लायबिलिटी बुक होनी चाहिए तब तक जब तक ये 60 दिन लैप्स नहीं हो जाते। अब वो चसी क्या कह रहा है कि भाई आज तक हमारा रिटर्न रेट 10% था, अब हो रहा है 5%। इसकी रीजनेबलनेस को भी चेक करेंगे, और ये कैसे चेक करेंगे, हम वेट करेंगे अपने ऑडिट पीरियड में कि 60 दिनों के बाद कितना माल वापस आता है। हो सकता है ऐसा चेक। चलिए जी, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि यही दो रिस्क हैं इसमें? वापस पढ़ो। सही है, दोनों है। वेरी गुड। अब सुनिए एक और बात, ये दो रिस्क हैं। हसनैन, पहले रिस्क का रिस्पॉन्स बताओ। हाँ, पहला रिस्क था रिफंड लायबिलिटी का, इसका रिस्पॉन्स बताओ। बिल्कुल सही कह रहा है। इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से कि आपके बेसिस क्या है कि आप 10% से 5% पे आ रहे हैं। हाँ, तो दोनों का एक ही रिस्पॉन्स है ना, एक ही साथ है ना। अच्छा जी, क्या ये अंदर सही कह रहे हैं भाई, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे अबाउट द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग द रिफंड लायबिलिटी, ऐसा है? चलिए जी सर, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, फिर जब उससे इंक्वायरी करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स की रीजनेबलनेस को चेक करेंगे। क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी रीजनेबलनेस को ऐसे चेक करूंगा मैं कि ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड वेट करके देखूंगा कि विद इन 60 डेज कितने रिटर्न आते हैं, तो क्या इससे ये शो शॉर्ट चीजें मुझे पता लग जाएंगी? ऐसा ही है जी। वेरी गुड जी। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसको लगा लूं। अच्छा जी, इसके बाद चलें, ये सारी चीजें हो गई। जरा एक अगली चीज पे देख लेते हैं। यार ये तो खुदा के वास्ते सही बताना, ये तुम बताओगे हाँ फुजैल। कंपनी परचेस, यार हमाद ने क्या रिस्पॉन्स बताया था, ये मुझसे किया। कंपेयर करेंगे विद मार्केट, कि मार्केट में ही अगर हम लोग रिफंड देते हैं तो मार्केट से कैसा था। बिल्कुल सही जवाब है इसका, वेरी गुड यार हमाद। इधर कंपनी परचेज अ पेटेंट ऑन 30 सितंबर 2018। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, फुजैल तुम्हें बताना है, तुम लोगों से भी पूछ सकता हूँ, जरा फोकस के साथ। कंपनी ने पेटेंट को परचेज किया 30 सितंबर 2018 को। अपना ईयर एंड देख लो पहले क्या है। सही है, 280 मिलियन का, विच वॉज कैपिटलाइज इन द प्रायर ईयर। सही है। एज एन इंटेंजिबल एसेट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एज एट रिपोर्टिंग डेट 280 मिलियन है। पेटेंट गिव्स आरएल द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड वेट वेदर टायर्स फॉर 4 इयर्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले आप भी बता दें, आप क्या कह रहे हैं जानी? अच्छा, यानी भाई फुजैल कह रहे हैं कि भाई आपकी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अंडर स्टेट हुए हैं, क्योंकि इसकी अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए कितने सालों पे, 4 सालों पे, जबकि उसने वो रिकॉर्ड सबको प्रोसीजर भी बता दे।
अभी ये मेरे ख्याल से एडिशन है, सुनो अभी ये एडिशन है, एडिशन पे इवेल्युएट, अब अमाउंट तो वेरीफाई करोगे ना एग्रीमेंट से, अगर सिर्फ इसी का मसला है। एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर अमाउंट भी वेरीफाई करनी है तो क्या मैं अमाउंट को इनवॉइस से वेरीफाई कर दूंगा, फिर ये पहली चीज हो गई। अब अगर चलो ये प्रोसीजर हटा भी दूं क्योंकि पिछले साल वेरीफाई हो चुकी है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, सही है। बेसिस क्या लिखेंगे इसकी अंग्रेजी, इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द बेसिस फॉर नॉट रिकॉर्डिंग एनी अमोर्टाइजेशन, सही है जी। अच्छा, फिर आप इस 4 साल की लाइफ को वेरीफाई करेंगे एग्रीमेंट से। अब वेरीफाई करना पड़ेगा एग्रीमेंट से क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि ये आपके पास पेटेंट कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। अच्छा, फिर क्या आप इसको रिकैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सही करें, अगर नहीं करते तो 2 गवर्नर, क्लियर है जी। तो फिर वो देखो सुनो, ये सही कहा इसने कि आगे भी जा सकता है, अगर 2 गवर्नेंस नहीं मानती है तो फिर आते ही रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन अगर वो मांगे, सही है। और फिर मटेरियल इमटेरियल के लिए वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देगा, वही कहानी चलेंगी निकल जाएगी। चलें जी इधर आगे। इन मई 2019 द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ आरएल was dismissed after it was alleged that she had carried out a number of fraudulent transactions by receiving cash from customers in a private bank account without affecting receivable balances appearing in the financial statements. पहले तो ये कहानी समझो कि उसने लोगों से पैसे लिए अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए जबकि रिसीवेबल अभी भी अपनी जगह पे है। आगे, she has threatened to sue the company for unfair dismissal, एक तो चोरी की है, ऊपर से बोल रही है मैं तुम पे केस कर दूंगी, वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। इधर she has threatened to sue the company for unfair dismissal as she disputes the allegations. The company has only recently started to investigate the extent of fraud in order to quantify the required adjustment. What is the risk in this? एक रिस्क के दो हैं, पहले बताओ एक या दो हैं, पहले ये देखो। हसान अहमद ने बिल्कुल सही बताया, दो हैं। पहला बताओ, वेरी गुड, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है। दूसरा क्या, प्रोविजन या डिस्क्लोजर का मसला है। यानी सर आपने पिक कर लिया कि दो रिस्क है, सही है जी, चलो 2 रिस्क हो गए। अब बताओ रिस्पॉन्सेस क्या है। हमजा चल रिसीवेबल पे रिस्क बता दे, वो रिस्पॉन्स बता दे, रिस्पॉन्स बताओ रिसीवेबल पे। सुकून से सोचो, सिर्फ रिसीवेबल की वैल्यूएशन का रिस्क है तो रिस्पॉन्सेस भी उसकी वैल्यूएशन के ही होने चाहिए। हसान अहमद ने क्या बात कही है पप्पू ने, एक्सटेंडेड कंफर्मेशंस भेज दो। वेरी गुड यार, लॉजिकल बात है, एक्सटेंडेड कंफर्मेशन आएंगे उसको एक एक से मैच करूंगा ना। अगर वो बोल रहे कि भाई हमारा बैलेंस कम है और हमारा ज्यादा, दैट मींस कि वो तो राइट ऑफ होने ही होने, तो क्या वो रिकवर। एक और बताओ, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। तीसरी चीज, सप्लायर से कस्टमर की स्टेटमेंट चेक कर लूंगा जो रिकंसिलिएशन बनती है, ऐसा ही है तो भाई स्टेटमेंट चेक करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, एक एक बैलेंस मैच होता है क्योंकि वो तो मंथली बेसिस पे बेचते रहते हैं, ऐसा ही है भाई, सही है। अच्छा, इंस्पेक्ट जीडीएन नहीं करेंगे, गलत, सीएल फिर ना वेरीफाई कर रहा हूँ। और अब सुनो ना, अब बैड डेट के अब देखो, फिर जो बच गया उसके लिए मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको राइट ऑफ करो, नहीं मानता तो फिर ऊपर की छोड़ेंगे जी। किसने बताओ, ये तो फिर अलग ही चोरंगी पे निकल गए ना तुम। वो क्या बोल रहा है, रिस्क और रिस्पॉन्सेस लिख दो तो कोई मसला नहीं है कि बगैर इतना ज्यादा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भाई इसमें इंडिकेशन क्या, जरा पूरे सवाल की थीम को समझो। सिर्फ इसमें बोला ये कि रिसीवेबल ओवर स्टेटेड है, इसने बोलने की ये कोशिश की है इसमें, और उस ओवर स्टेटेड रिसीवेबल को तुम्हें सही करवाना, सही करने के लिए काम क्या करना है, उस पर काम करना है। चलो ये तो तू हमजा बता ही सकता है कि लीगल प्रोविजन का मसला है, क्या प्रोसीजर है। लॉयर नहीं, गलत कर, डायरेक्ट लॉयर पे जम नहीं मारते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखेंगे असेस करने के लिए पोटेंशियल लायबिलिटी, हाँ जी वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे, और रीजनेबल बेसिस कंफर्मेशन भेजूंगा, हाँ या नहीं। लॉयर की कंफर्मेशन तो जाएगी जाएगी ना, उसके अलावा तो कोई गुजारा नहीं है।
वेरी गुड जी, आ जाओ इधर। अच्छा भाई, तो भाई तो सही है, बिल्कुल लिखेंगे ये इधर। नहीं नहीं, दोनों हो सकते हैं ना, सही कह रहा है। इधर देखो, IFRS 15 प्रोवाइड करता है रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स शुड ओनली बी अकाउंटेड फॉर टू द एक्सटेंट द कंपनी फोरसीज द गुड्स विल नॉट बी रिटर्न। For the goods which may be returned, the company should recognize a refund liability. After 60 days, the goods are not returned, then this liability is reversed and revenue is recognized. By reducing the return rate, there is a risk the revenue and cost of sales may be overstated and liabilities understated. Procedures. Discuss the basis of revised assumption. तुम लोगों ने बताया था. Review a period of 60 days to quantify the level of return. हमने कहा था हम भी review कर लेंगे अपने period में. Discuss any significant variation with the finance director. There is a risk that financial controller may have undertaken a significant level of fraudulent transaction leading to an increased risk which has not yet been identified. मतलब ये बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल कंट्रोलर ने अगर ये काम किया तो हो सकता है कि कहीं और भी गेम की हो. These would need to be written off to the statement of, ये किसकी बात कर रहा है, written off receivable की. If these have not been uncovered by the year end, the financial statements could include errors resulting in misstatement of profits. Procedure. Discuss with the finance director details of fraud perpetrated by the financial controller. तो फाइनेंस डायरेक्टर से उसने तो वही तो बताएगा ना कि क्या मतलब इम्पैक्ट है इसके. इसके बाद देखो सवाल में लिख के भी दिया था कि उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की भी है. इसके बाद व्हाट प्रोसीजर्स हैव बीन अपडेटेड अडॉप्टेड टू डेट टू आइडेंटिफाई एनी एडजस्टमेंट्स व्हिच आर नीडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ. तुमने फ्रॉड में ये पढ़ा होगा, हम पूछते हैं कि भाई आपने क्या प्रोसीजर प्लेस किए हैं फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के बाद सही करने के लिए. वहां से उठ गया ये लाइन. बिल्कुल. Additional substantive testing should be conducted over the receivable record. In addition, team should maintain their professional skepticism and be alert to the risk of further fraud and error. ये इसलिए होगा क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल कंट्रोलर है, छोटी पोजीशन नहीं है. सही है जी. Extent of external confirmation should be increased in order to inline the account balances. हाँ भाई, इंटेंजिबल एसेट 4 साल पहले बता दिया था. अच्छा, प्रोविजन फॉर अनफेयर डिसमिसल, बोर्ड मिनट साइन कंफर्मेशन तो खानदानी प्रोसीजर है, कोई मसला है यहां तक. हाँ जी, चलें जी. यू आर ऑडिट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ ब्लैक स्मिथ एक्सपायरी. ईयर एंड देखो पहले क्या है, 30 जून 2019 है. एयर कंडीशनर बनाता है. अब जरा प्लीज सुकून से इसको रीड करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या रिस्क है और फिर रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली सोचना. बहुत आसान है ये. वेरी गुड जी. गलत हसान अहमद रजा. हाँ जी, क्या कहते हो? पिक कर लिए हैं ये अम्मार. इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एनआरबी का रिस्क है, क्योंकि इसने जो सिग्निफिकेंट बैचेस बनाए उसमें ही मसले हैं और उसने बेचना भी नहीं है. अच्छा आप देखो, दो चीज हो सकती हैं. अगर मैं इसके ऊपर और काम करूंगा तो हो सकता है मेरी सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट ज्यादा हो. ऐसा ही है. चले जी. यानी सर एनआरबी का रिस्क है. देयर इज अ रिस्क दैट द एप्रोप्रिएट एनआरबी लॉस हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय द कंपनी. ये बात तो समझ आ गई. अब मुझे एक बात बताएं, इसके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे हमारे, सही बताइए. देखो एनआरबी मतलब वैल्यूएशन का रिस्क है. वैल्यूएशन के रिस्पॉन्सेस क्या है? चलो वो हो सकता है वन ऑफ. अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ. पहला, अगर मैं देखूं वैसे फिजिकल कंडीशन चेक कर लेंगे, चलो जी. इसके बाद दूसरा, मैं ये लिखूंगा इसके अंदर कि मैं मैनेजमेंट से पहले पूछूंगा कि क्या आपने कोई मेजर्स लिए हैं इसको करेक्ट करने के. अगर कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी है तो वो बता दे कितनी है. तो ऐसा तो नहीं है एडिशनल कॉस्ट लगने के बाद कॉस्ट और एक्सीड हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए. दूसरी चीज,
मैं सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इसकी सेल चेक कर लूंगा, या उससे भी एनआरवी की टेस्टिंग मुझे पता लग जाएगी। चलें जी सर, ये तो बात समझ आ गई, वेरी गुड जी। सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस चेक कर लेंगे। इसके बाद देखो उसमें लिख के भी दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट वेदर द इश्यूज कैन बी रेक्टिफाइड एंड द एयर कंडीशन कैन सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। बीएल फाइनेंस डायरेक्टर हैज इन्फॉर्म यू दैट इन December 2018 a significant customer was granted a payment break of 6 months. सिग्निफिकेंट कस्टमर को पेमेंट ब्रेक दिया है मैंने 6 महीने के लिए, एंड इज हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। BL maintains an allowance for trade receivable and it is anticipated that this will remain at the same level as the prior period. नहीं, सिग्निफिकेंट कस्टमर है, मेजर कस्टमर नहीं है। फर्क है दोनों में। हो सकता है उससे रिसीवेबल ज्यादा हो, मेजर कस्टमर मतलब एक ही कस्टमर था आपके पास जिसके सबसे ज्यादा रिस्क था। हाँ जी, आप सुनो ना मेरी बात। अच्छा क्या रिस्क है? देखो हसन अहमद ने बता दिया सर, रिस्क तो पहले निकाल के साइड में फेंक दो। रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन, ये बात तय है। जल्दी से बता दे हसनैन, इस प्रोविजन पे क्या काम करोगे? सही है, कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे, सही है। हाँ जी, मेरे ख्याल से मैं एक काम ये करूंगा कि मैं जो है एजिंग रिपोर्ट भी ले लूंगा। नहीं अभी देखते ना, जाओ ना, अभी तो आगे सवाल का है। द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट इशूड बाय द फॉलोइंग लास्ट ईयर ऑडिटेड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज रिलेटिंग टू बीइंग परचेज साइकिल। अच्छा जी, the finance director has informed you that the company intends to restructure its debt finance after the year end and will be looking to consolidate its loan to reduce the overall cost of borrowing. As a result of planned restructuring of debt, BL has not paid its shareholders a dividend this year, choosing instead to undertake a bonus issue of rupees 0.5 equity shares. Following are the financial statements extracts, ये दिए मैं भाई। रेवेन्यू, हाँ जी जल्दी बताइए। पहले मुझे एक बात बता दें, इंटेंजिबल का आई डोंट थिंक सो कोई रिस्क है। सही है, नहीं है ना? क्या रिस्क है? मतलब उसमें जब इंफॉर्मेशन नहीं, दैट मींस कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा कोई इंटेंजिबल हो जिसकी लाइफ इंडेफिनिट हो। सही है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, हाँ जी, इन्वेंट्री इंक्रीज होना मसला नहीं है। इन्वेंट्री के डेज देखो, जल्दी से इन्वेंट्री के डेज देखो, आप मुझे बताओ जल्दी जानी, इन्वेंट्री के डेज और करंट ईयर के। अच्छा इन्वेंट्री डेज बढ़ गए। अब देखो, अब आपको जो लिखना पड़ेगा वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 33 टू 41 डेज। ज्यादा हो गया ना? उल्टा कहां से हो गया? भंगी ज्यादा हो गया दिन। अच्छा, एक तो डेज इंक्रीज हो गए, ऊपर से आपके पास ऊपर एयर कंडीशंस में मसला आ गया है। Therefore, there is a risk of overstatement of inventory as NRV of inventory might be lower than its cost. ऐसा ही है। अब बना पूरा रिस्क। अब इन्वेंट्री के प्रोसीजर लिख लेंगे तमीज से जो हमने ऊपर डिस्कस किए। आगे आ जाओ भाई। आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो गई है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जरा इंटरेस्ट कवर रेशियो देखें अपना। इंटरेस्ट कवर रेशियो पता है कैसे निकलता है? 4600 को डिवाइड कर दो 250 से, 18.4। अच्छा 4500 को डिवाइड कर दो 290 से। अच्छा सुनो मेरी बात, कम हो गया? पहले कितना आता है? 18.4, अब कितना आ रहा है?
15.8। अच्छा अब इसको और एक्यूरेटली निकालते, प्लीज सुनना। देखो ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बीच में प्लीज सुनिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे ना, वो तो दिए हुए नहीं है। आप खाली एक काम ये करें, 850 में 250 ऐड करें, 1000 आ गया। 1000 को डिवाइड कर लें 250 से, 1100। चलो 1100 डिवाइड बाय 250 कितना आ गया? 1100 डिवाइड बाय 4.4। यानी आप, मैं एक बात बताऊं प्लीज सुने, सीखे यार ये चीज सीखो इधर। यानी 850 में मैंने जब 250 ऐड किया तो मुझे मिल गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया? अच्छा अब इसी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मैं 250 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा मैं इस प्रॉफिट में से कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवर रेशियो। आपका ये प्रॉफिट कितने टाइम्स इंटरेस्ट कवर कर सकता है, क्लियर है? हाँ भाई करंट ईयर का करके बताओ कितना आ रहा है? 6.08। पहले कितना था? 4.4। इस बार 6.08। अब सुनिए मेरी बात, पहले आ रहा था 4.4, इस बार 6.08। ऐड करने के बाद की बात है। अच्छा आपका क्या टेक्निकली इंटरेस्ट कवर रेशियो बढ़ी है? समझिएगा मेरी बात एक फोकस के साथ। इंटरेस्ट कवर रेशियो का बढ़ जाना इवन आफ्टर इंक्रीज इन योर बोरिंग कॉस्ट एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। आपने कम फाइनेंस, सुनो मैं एक चीज सिखा रहा हूं, देखो ये चीज सीखने की न्यू है तुम्हारे लिए। बोरिंग आपकी इंक्रीज हुई है, ऐसा ही है। बोरिंग आपकी इंक्रीज हुई है भाई, टेक्निकली इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज होना चाहिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो दिख रहा है। पर मेरे ख्याल से आप इंटरेस्ट कवर रेशियो जो निकाल रहे हो ना, वहां पे आपने हो सकता है बाकी एक्सपेंसेस में कम किया हो, क्योंकि जब भी बैंक लोन देता है ना आपको तो वो बोलता है इंटरेस्ट कवर इतना मेंटेन रखना, इतना तो अपने पास प्रॉफिट रखना कि मुझे पे कर सको। और ऊपर देखो, ऊपर पूरी कहानी में लिख के दे रहा है कि मैं अपने पूरी डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करने वाला हूं। पूरे डेट की क्या करने वाला हूं? ठीक है, अगर मल्टीपल बैंक से लोन लिया हुआ तो सबको मैं एक में तब्दील करने वाला हूं। वो एक में बैंक कब तब्दील करेगा? जब तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा होगा। ये बात समझ आती है? अच्छा देखो ये तो ऑब्वियसली आईसीडब्ल्यू का सवाल है, तुम्हारी तो वही बाउंस होती कि लोन इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट कवर आ, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पर क्या ये बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब क्या है? अच्छा फिर आप बोल लोगे सर इंटरेस्ट कवर का यहाँ से क्या रिस्क है? वो भाई मैनेजमेंट ने जानबूझ के अपने एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट किया हुआ होगा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। क्यों? ताकि लगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। क्या ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है? अच्छा जी, अब एक मजे की बात सुनो। जब तुम फ्रॉड के चैप्टर में जाओगे ना, फ्रॉड के चैप्टर में एक चीज लिखी हुई है, प्लीज सुनना यार जानी। फ्रॉड के चैप्टर में एक चीज लिखी हुई है बाबू, फोकस के साथ सुनो। फ्रॉड के चैप्टर में एक चीज ये लिखी हुई है कि जब भी आप कोई डेट लेने जाते हो या डेट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते हो, जब भी आप डेट लेने जाते हो या डेट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते हो तो दिस इंडिकेट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, क्योंकि आप जानबूझ के अपने फाइनेंशियल्स को कैसा दिखाओगे? अच्छा दिखाओगे। यकीन नहीं आता तो जाके वहां फैक्टर्स में देख लो, वहां फैक्टर में लिखा हुआ है कि न्यू लोन लेने जाओगे या न्यू शेयर इशू करने जाओगे या मार्केट में अपने शेयर बेचने जाओगे तब ये रिस्क क्रिएट होगा। और क्या ये उसको राइज देता है जब हमने कैलकुलेशन की है? चलिए जी सर अभी देख लेते हैं। ये सारी चीजें बार बार तुम्हारे दिमाग में फिक्स करने का रीजन है कि जब सवाल रीड करो तो पिक हो जाए। अच्छा जी इधर आ जाओ। इन्वेंट्री, BL has had production problem which affected the quality of a significant batch of air conditioner. In addition, the inventory holding period has increased from 34 to 41 days. तुमने निकाला था। इसके बाद inventory may be overvalued as its NRV may be below its cost. If the air conditioner can be rectified, the rectification cost may mean that the cost exceeds its NRV. If the air conditioner cannot be rectified, the inventory may need to be written off completely. Procedure, please सुने। Discuss with the finance director whether any written down will be made to the affected air condition and what, if any, modification will be required with regard to the quality. NRV testing should be done by reviewing subsequent sale of air conditioner to ensure whether they have been sold at a price lower than its cost. Review management working, if any, of additional cost of repair and compare with the current prices to ensure that the cost does not exceed its NRV. अगर भाई उन्होंने कोई काम करवाया तो उसकी डेटा लेके उसकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, अगर वो कम है तो NRV बुक करो, अदरवाइज कुछ करने की नीड नहीं है। इसके बाद सर ट्रेड डेट्स, significant customer has been granted a 6-month payment break
and the receivable collection period has increased from 38 to 51 days. An allowance for receivable has historically been maintained and it is anticipated it will remain at the prior year level. एक तो देखो तुम्हारे सामने डेज इंक्रीज हो गए, ऊपर से एक कस्टमर का मसला चल रहा है, वो बोल रहा है प्रोविजन में उतना ही रखूंगा. सही है जी. There is a risk that the receivable will be overvalued. Some balances may not be recoverable and so will be overstated if not adequately provided for. Procedure: review and test the control surrounding how the finance director identify old or potentially irrecoverable receivable balances and credit control to ensure that they are operating effectively. वो बोलता है वो कंट्रोल्स देख लो कि फाइनेंस डायरेक्टर ने क्या लगाया है, उसका प्रोसेस क्या है ऐसे रिसीवेबल आइडेंटिफाई करने का जो कि अब मुझे रिकवर नहीं होंगे. क्लियर है जी. इसके बाद डिस्कस विद द डायरेक्टर द रैशनल फॉर मेंटेनिंग द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट द सेम लेवल एज प्रायर ईयर despite the increase in receivable collection period and the payment break granted to a large customer. बोल रहा है कि देखो भाई उससे डिस्कस करो कि आप क्यों ये बोल रहे हो कि भाई पिछले साल के हिसाब से ही मैं रखूंगा, जबकि आपके डेटर डेज भी इंक्रीज हो गए और आपका सिग्निफिकेंट कस्टमर भी बैंक तरफ हो चुका है. इसके बाद obtain aging of receivable from the client and inquire about the long outstanding balances. Extend post year end cash receipt testing to be performed to assess valuation and need for an increased level of allowance for receivable. बोल रहा है subsequent clearance को ज्यादा चेक कर लेना, ये इंश्योर करने के लिए कि वाकई में पैसे रिकवरेबल थे या नहीं थे. इसके बाद सर BL intends to restructure its debt finance after the year end. However, the interest cover has declined from 4.4 to 2.6. तुम लोग तो बोलते हैं इंक्रीज हुआ है, तुम लोग तो बोल रहे हो इंक्रीज हो रहा है. चलो वॉट एवर द केस इज देख लो. एंड द लेवल ऑफ गियरिंग, इधर देख लो जानी, एंड द लेवल ऑफ गियरिंग फ्रॉम 53.7 टू 56. यानी वो बोल रहा है गियरिंग रेशियो का मतलब क्या, सुनो इधर. गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो में डेट ज्यादा है इक्विटी कम है. अच्छा भाई, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सिक्योरिंग द डेट फाइनेंस BL will need to present the financial statement. जो हमारी जिक्र था कि BL अगर चाहता है कि उसको एडिशनल फाइनेंस मिले तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में एंड परफॉर्मेंस में रिपोर्ट करेगा. इसके बाद द वर्सनिंग इंटरेस्ट कवर एंड गियरिंग रेशियो इंक्रीजिंग द रिस्क that the directors may manipulate the financial statements by overstating profits and assets and understating debt liabilities. Procedure: ensure that there is a suitably experienced. अच्छा क्या ये ओवरऑल एफएस लेवल का रिस्क है? ओवरऑल एफएस लेवल के रिस्क के लिए रिस्पॉन्सेज भी ओवरऑल होने चाहिए. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. चलो ऐसे ही डिस्कस कर लो. एक्सपीरियंस टीम होगी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन होगी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट होगी, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स में. ये सारे वो खानदानी प्रोसीजर हैं जब एफएस लेवल का रिस्क होगा. देख लो भाई. Adequate time allocate करेंगे. Team needs to be maintained. Professional skills, significant estimates and judgment को मैं carefully review करूंगा. सही है जी. इसके बाद इक्विटी का रिस्क ये है कि भाई सीधी सी बात है शेयर कैपिटल प्रीमियम में अमाउंट सही क्लासिफाई नहीं हुआ. अच्छा भाई, जो इक्विटी का पैसा है क्या बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लोगे? अच्छा जी, पहले रिव्यू द ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू एंड, बल्कि सॉरी बोनस इशू था ये. Review the treatment of bonus issue and agree the increase in share to the share registration share certificates and agree that the corresponding reduction in reserve is correct. Corresponding reduction क्या है? Retained earning. Review board minutes for authorization in terms of bonus issue and review the transaction has been conducted in line with approval. Review the statutory constitution documents to confirm the legality of the share issue. Review the adequacy of the bonus issue disclosure in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, इवन आईएस 10 भी कहता है कि आपने अगर बोनस इशू किया तो उसको अलग से आपको रिपोर्ट करना है. आईएस 1 में भी हमने सीखा है कि जो शेयर कैपिटल का इशू होता है उसमें कैश और बोनस और अदर देन कैश सारी चीजें आती हैं. अच्छा जी, थोड़ा स्पीड में ही सही, बट जरा ये पढ़ो क्या रिस्क है. ये तुम्हारे लेवल का सवाल है क्योंकि ये आई कैप के लेवल का सवाल है. ये हो गया, दैट मीन्स के हाँ जी, क्या रिस्क है? पहला रिस्क हमारा
फॉरेन एक्सचेंज का मसला है। चलें जी आगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में वो सेगमेंट्स हो सकता है रिपोर्ट होने से रह गए हों जो कि रिपोर्टेबल बनने चाहिए, ऐसा ही है। वेरी गुड आसान। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अच्छा तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा। अच्छा जी वापस से रीड करते हैं। मिस्टर जब्बार इज द सीईओ ऑफ एएमएल एंड होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। 7 अदर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड जो कि 4 टाइम मिलते हैं, अप्रूव करते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंडोर्स द डिसीजन टेकन बाय द जब्बार ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक बंदा डोमिनेट कर रहा है, ऐसा ही है। तो क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? ऐसा ही है। जब एक बंदे के हाथ में पावर होती है तो वो क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कर सकता है? ये वही वाली बात है। अच्छा जब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है तो क्या ये एफएस लेवल का रिस्क है? तो रिस्पॉन्स भी जनरल वाले, एफएस वाले। अच्छा जी प्लीज देख लेते हैं यार। देखो ये आईकैप लेवल का सवाल था, इधर देख लो। Since ML has different operating segment, therefore there is a risk that the management might fail to identify those segments that fulfill the criteria of IFRS 8 and not disclosed by the management। किसने ये पिक किया था? किसने पिक किया था ये? ओके जी। There is also a risk that the foreign exchange gain or loss might be wrongly calculated। बिल्कुल जी is it। अच्छा जी जब्बार being the majority shareholder and taking all the decisions which are later on endorsed by the board of directors indicate the board में जो board में भी overly influenced by Jabbar। This ineffectiveness may affect the company's operational efficiency, control environment, exposure toward legal and regulatory environment. Due to dominant nature of Jabbar and ineffective governance structure, there is a risk of management override of controls. Further, there is an increased risk of fraudulent financial reporting as the staff in production and marketing department receive low salaries। ये तो खैर बाबू ने अलग ही लिख दिया, हमारे जफा भाई ने उनको कॉपी करने के लिए दिया था। खैर अच्छा जी मैंने उसको फाइल बना के दी थी ना। अच्छा जी हसान अहमद अता कह रहे हैं सर जितने भी सवाल किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा सुकून इस सवाल को देख के मिला है। ऐसा ही है। देखो मैं फिर कहूंगा इतने हैवी, मैं अगर तुम्हें टाइम देता ना तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ तुम पूरे सेशन में सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मैक्सिमम 2 हो जाते हैं। ये जो कराने की एक्सरसाइज है क्या है? ताकि तुम सवाल रीड करके एटलीस्ट पिक करना सीखो, बस इसलिए ही है। इधर सर ये भी तुम्हारे लेवल का सवाल है, प्लीज जरा फोकस करो और मुझे कुछ करके दिखा दो इसमें। यू आर द ऑडिट इंचार्ज फॉर द ऑडिट ऑफ कहकशां टेक्सटाइल लिमिटेड। केडीएल is engaged in the manufacturing of terry towels which it exports। वेरी गुड जी भाई। हाँ भाई एक्सपोर्ट सुन के बेस्ट अप्रोच है यही सर, बहुत इफेक्टिव है। शुक्रिया जी शुक्रिया जी। अब बस बच्चे ये बात समझ जाएं कि खुदा के वास्ते ये एक्सरसाइज कराने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपके सवाल की रीडिंग एबिलिटी। हाँ हाँ जो बात है रिकॉर्डिंग लेते हैं बाबू। तो तुम वो देखो ना जो FAR 2 था, FAR 2 में अभी तुम अगर व्यूअरशिप जाके देखोगे 500 प्लस हो चुकी है। सही है। इधर अब मुझे एक बात नहीं यहाँ पे बार बार देखेंगे खैर। KDL is engaged in the manufacturing of terry towel which it exports and sells locally as well। सदा कर लिया हसन अहमद होता। इधर सेल लोकली एज वेल। प्लीज इधर सुनो सुनो सुनो, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है इसमें? अच्छा जी द मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड यू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सच ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी घर के लिए नहीं आती है। हाँ जी PPR आपके पास ट्रेड पेबल आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड रिसीवेबल है। जब भी मैं रिसीवेबल और इन्वेंट्री को देखूंगा तो मैं पहले डेज निकाल लूंगा। या पहले डेज निकालो। हाँ भाई डेटर डेज कितने आ रहे हैं?
हाँ भाई, लास्ट ईयर के डेटर डेज कितने हैं और अभी के कितने हैं, जरा ये बता दें। अच्छा, डेज वाला फॉर्मूला बता दूं। देखो भाई, डेज वाले फॉर्मूले के लिए आप ये याद रखना, बैलेंस शीट के आइटम को ऊपर रखना, पीएनएल के आइटम को नीचे। ट्रेड रिसीवेबल को सेल से रिलेट करना। भाई 81 डिवाइड बाय 790 इंटू 365 कितना आता है? 37। और इस साल के कितने आते हैं? 75। चले जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके डेटर डेज इंक्रीज हो गए। अब जरा एक बात सुने, रिस्क कैसे निकल रहा है जरा फोकस करो। सेल हो रही है कम। अरे सुनो एक बात, सेल हो रही है कम और रिसीवेबल बढ़ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इनका रिलेशन नहीं बनता आपस में। सेल कम हो रही है, रिसीवेबल बढ़ रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? सही है। तो क्या ये रिस्क, प्लीज सुनिएगा, क्या ये रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का? एन अप्रोप्रिएट इम्पेयरमेंट अगेंस्ट रिसीवेबल माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो सर इसके प्रोसीजर वही अपने खानदानी के, भाई एजिंग रिपोर्ट ले लेंगे, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर जी। और उसके प्रोविजन के एस्टिमेट की रीजनेबलनेस को चेक कर लेंगे कि उसने कितना किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद इन्वेंट्री डेज। 46 टू 70। अच्छा, इन्वेंट्री डेज प्लीज सुनना, इन्वेंट्री बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा भाई इसका पीडीएफ। इन्वेंट्री डेज के इंक्रीज होने का भी मतलब ये है कि आपका कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, therefore there is a risk of obsolete inventory, overstatement of inventory, एनआरवी के लॉस का सारे खानदानी प्रोसीजर। चलिए जी सर। Since the company is exposed to foreign exchange rate due to export sales, there is a risk that the gains and losses on translation of foreign currencies might be incorrectly। कोई लिखते नहीं लिखते भंगियो, तुम ये तो देख लेते हैं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए सवाल में, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तुम बोलोगे चल भाई बाकी तो भूल जा। हाँ, डेट गवर्नमेंट वाला भी। अच्छा ये इधर, despite a significant decrease in sales, the debtors balances have been increased. Furthermore, the debtor collection period has increased from 37 to 75 days. Therefore, there is a risk of overstatement of receivable. The inventory in hand has almost remained the same despite significant decrease in revenue. Furthermore, the inventory turnover rate has increased from 74 to as compared to 46 days in prior year. Due to significant decreased sales, there is also a risk that a recoverable amount of PP might have been impaired and the management fails to recognize the same. तुम लोगों को आईकैप जो पूछता है ना जानी, वो सिर्फ यही पूछता है, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आगे वो पूछ नहीं सकता। सही है, तुमने चीजें यहाँ के लेवल की देखी हुई हैं। सही है, रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये सारे सवाल एक बार अपने हाथ से गुजार लेना। सही है जी ऑनलाइन वालों। हाँ जी, इसी के साथ साथ हमारा रिस्क एंड रिस्पॉन्सेस होता है खत्म। अगली क्लास हमारी जो होगी वो होगी रिपोर्ट की। सही है जी, कल नहीं है परसों है। लव यू टू जानी, शुक्रिया रमीश, अल्लाह हाफिज।